आपने बताया था, कैसे बता दें? लिखो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ आरएस बस ठीक है थोड़ा सा बस मैथमेटिकल definition of conics। स्केचिंग मैंने बता दी थी, स्केचिंग में बता कहाँ दिया कहाँ तक दिया था, पूरी स्केचिंग बता दी थी। कौन कैसे कैसे बनता है, तो मैंने बताया था कि यदि हमें मैथमेटिकली इस चीज को बनाना है तो हमें एक पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा, इस तरीके से मूव कराना पड़ेगा कि एक हमारे पास फिक्स्ड लाइन होगी और एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। एट अ टाइम हमारे पास किसी भी कॉनिक को जनरेट करना है तो एक ही फिक्स्ड लाइन है, दो फिक्स्ड लाइन नहीं। जैसे मैंने बताया था कि वो इलिप्स है, तो इलिप्स के केस में दो डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, दो फोकस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक फोकस और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही डायरेक्ट्रिक्स, इसी का यूज करके हम इस इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक बता दिया था। मतलब इलिप्स में दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स कहते तो हैं कि है, लेकिन एट अ टाइम हम एक ही का यूज कर सकते हैं, है ना? बनाने के लिए बस मैथमेटिकली सर्कल में हमेशा इनफाइनाइट है। हाँ, सर्कल में तो वो इनफाइनाइट पे भाग गया। यस सर। तो ये हमारे पास एस है, फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए x1, y1 है, और मैंने बताया था कि यदि ये लाइन हो गई L = 0, तो ये यदि कोई पॉइंट P मूव कर रहा है ना, तो P मूव कर रहा है तो इसके लोकस को हम क्या बोलते हैं? अगर दोनों डिस्टेंस P मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, ये डिस्टेंस हो गई PS, तो हम कहते क्या है कि E मतलब क्या है, हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं PS/PN। ये क्या बताता है अभी कैसा शेप आएगा, तो शेप ऑफ कर्व के बारे में बताता है, क्या तो बताया। दूसरी बात, अब एक और बात, यहाँ तक चीजें मैंने एकदम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी आपको। नेक्स्ट जो है समझिएगा कि मैंने बताया था कि when E is 0 तो दिस इज सर्कल। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है ना, तब जो शेप्स मिले हैं उसके बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते जा रहे हैं ना। E0 तो सर्कल, E greater than 0 less than 1 तो इलिप्स, है ना, और E = 1 तो और E is greater than 1 तो है ना, यहाँ तक बताया था। और E is tends to infinite, pair of straight line form। लाइन्स, तो यहाँ तक बताया था। अब होता क्या है कि यदि हम सर्कल को क्रिएट कर रहे थे तो कुछ ऐसा बन रहा था, ये मेरा सर्कल और ये मेरा इलिप्स, ये मेरा जस्ट खुला पैराबोला, एकदम जस्ट ओपनिंग स्टेज ऑफ इलिप्स, जस्ट ओपनिंग स्टेज ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक, अच्छा, अब मैंने कहा कि ये जो पैराबोला है, हाँ जी, और ज्यादा खुल जाए तो वो क्या बन जाता है, हाइपरबोला। एंड देन एकदम ओपन मोस्ट हो जाए तो फिर लाइन
एयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ आई बात? यस सर। यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि एज ई पहले 0 था, फिर 0 से 1 के बीच हुआ तो थोड़ा सा और जो शेप है वो चेंज हुआ, और ई जब 1 से बड़ा 1 हुआ तो थोड़ा सा शेप खुल गया, जस्ट ओपन फिगर, है ना? और उससे ज्यादा तो थोड़ा सा और ओपन, और लास्ट में सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि as the value of E increases, the openness of the curve increases. ठीक? तो एक और बात आ गई, as the value of E increases, openness of the conic क्या कहता है? Increases. है ना? यहाँ तक चीजें हो गई थी। तो E के वैल्यू से ओपननेस और क्लोजनेस कर्व की भी डिसाइड होती है। ठीक? E के वैल्यू से कर्व की ओपननेस और क्लोजनेस भी डिसाइड होती है कि कौन सा कर्व कितना ओपन है, क्लोज है। फॉर एग्जांपल यदि हम आपको बोले कि ये एक एलिप्स है ना? ये एक एलिप्स है और सेम पे ये एक दूसरा एलिप्स है। बताइए कौन क्लोज, ऊपर वाले ई की वैल्यू ज्यादा है, कौन ज्यादा ई की वैल्यू रखेगा? E1 is less than E2 अगर E1 पहले वाले को बोल रहे हैं, पहले वाले को यदि हम E1 बोल रहे तो हैं, E1 is less दूसरे वाले को E2 बोल रहे हैं, E2 तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला ज्यादा डायवर्स, Yes, जिसका मतलब E2 दूसरे का ज्यादा होगा और E1 का कम होगा। अब मान लीजिए मैं कुछ शेप खींच रहा हूँ, आप बताएंगे उनके ई का ऑर्डर क्या होगा, है ना? तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और कुछ शेप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये क्या खींच रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा है। ये पैराबोला है, पैराबोला है? आप बताएंगे, ध्यान रखिएगा। बताइए पहले वाले का यदि E1 है, फिर E2, फिर E3, फिर E4, फिर E5, बताइए किसका ज्यादा किसका कम? उसी में डाउट है, किसमें? दूसरे दूसरे का E5 से सबसे बड़ा होगा, E5 से सबसे बड़ा, E1 सबसे छोटा होगा, E1 सबसे छोटा है। उससे छोटा होगा E4 होगा, उससे छोटा होगा। कौन का? E5 से छोटा E4, E5 से छोटा E4 होगा। ठीक है। और फिर E3 सर ऐसे ही जाएगा कि फिर ऐसे होगा, कि मतलब कि अब ये ध्यान से देखिए, ये जितनी ज्यादा कर्व में रेगुलरिटीज आती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा एक वर्ड, जितनी पहले तो क्लोज कर्व की इसेंट्रिसिटी हमेशा ओपन कर्व से कम होती है। यस सर, हां पहली बात, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला तो अब जस्ट ओपन है, बहुत कम ओपन है, तो जो जितना कम ओपन होगा उसकी इसेंट्रिसिटी उतनी कम होगी, ज्यादा होगी। यस सर, बात सुन रही है? ये कहां से सर, कहां जा रहा हूं? अब ये भी मैंने बोला, जो जितना कम ओपन होगा उसकी इसेंट्रिसिटी उतनी कम होगी। यस सर, तो इसका मतलब क्या है कि E1 की सबसे कम होगी, उससे ज्यादा E2 सबसे कम, यस सर, और सबसे ज्यादा E5। अब ध्यान से देखिएगा E2, E3, E4 में, तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो सर्कल आधा सर्कल टाइप का था और फिर आधा थोड़ा सा डाइवर्स हुआ, तो
तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो 0 यस सर है ना, और तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कुछ बढ़ा है ना, और ये देखो ये लेकिन ओपन कर्व में आएगा, ओपन कर्व में आएगा, इसका मतलब इसकी इसेंट्रिसिटी पैराबोला तो है नहीं, नो सर पैराबोला तो है नहीं, लेकिन यदि हम इसी पे यदि हम पैराबोला बनाते हैं तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा, इससे ज्यादा ओपन पैराबोला होगा। यस सर सोच लीजिए, इससे ज्यादा ओपन पैराबोला होगा या इससे कम ओपन पैराबोला होगा? ज्यादा पैराबोला होगा, क्योंकि पहले से सर्कल था। यदि पैराबोला इससे ज्यादा ओपन हुआ तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 आती है। यस सर हाँ तो 1 से कम ही तो होगी इसका मतलब। उससे कम तो 1 से कम होगी तो कर्व क्लोज हो जाएगा। 1 से कम यस सर हाँ यस सर 0 से 1 के बीच में रहेगा। नहीं 1 से कम होगी कर्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स की 0 से 1 के बीच में होती है। 1 से कम क्लोज तभी होता है जब इक्वल टू 0 होता है। नहीं इलिप्स भी क्लोज होता है लेस देन 1 हाँ, ellipse भी लेस देन 1 के लिए Yes, yes. इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, कर्व विल बी क्लोज। यस सर अच्छा दिक्कत आ जाएगी। यस सर ये तो नहीं बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बोल नहीं सकते बस बस, 1 तो हो नहीं सकता ठीक है, और 1 तो होने से रहा क्योंकि क्योंकि पैराबोला है। इसका मतलब क्या है कि पैराबोला से ये ज्यादा डाइवर्स है। यस सर समझिए बात को, इसका मतलब क्या है कि E4 से इसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा ठहरी E3 की E3 की। समझिए इस बात को, Yes, sir. क्योंकि भाई पैराबोला तो होने से रहा, यदि पैराबोला से कम लेते हैं डाइवर्स तो वो क्लोज होना पड़ेगा, और ये क्लोज तो है नहीं। बात समझ में आई? व्हाट अबाउट E2 E2 भैया तो एकदम वो तो छोटा है एकदम वो जस्ट थोड़ा सा open है, सर E3 का भी और ये ठीक है कि मतलब क्लोज नहीं होगा, लेकिन E4 से ज्यादा कैसे होगा? किसका E3 का ज्यादा कैसे कैसे? यस ज्यादा कैसे कर सकते हैं, समझ लीजिए ध्यान से, ऐसे समझिए। यस यदि यदि इस कर्व को देखें और इस कर्व को देखें, ठीक, तो ये लगभग सर्कल टाइप इतना पार्ट, और उसके बाद ये डाइवर्स पार्ट है ना, हमने इस पे ही बना दिया पैराबोला, तो पैराबोला बनाने तो इससे डाइवर्स पैराबोला है, इससे डाइवर्स पैराबोला आया ना। यदि पैराबोला इससे ज्यादा डाइवर्स आया तो इसका मतलब पैराबोला की तो इसेंट्रिसिटी पहले से 1 थी, इसका मतलब इससे 1 से कम होनी चाहिए। यदि 1 से कम हुआ क्लोज होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, यस अरे क्लोज है नहीं। अनसर्टेनिटी आ गई। इसीलिए 1 से तो ज्यादा है। बात समझ? हाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ऐसे टाइप्स के फिगर में, ये जो फिगर दिख रहा है ना, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी के थ्रू हम इस टाइप्स के कर्व्स को बनाने, वही एसेंशियली नॉट डिफाइंड यहाँ पर होगी ही नहीं। इसेंट्रिसिटी के लिए हमारे पास कुछ रेगुलर पैटर्न्स होने चाहिए। यस सर E जहाँ से आया था वहीं से थे। सर E is a constant। यस उसमें रेशियो तभी डिफाइन करेंगे सर जब कुछ कांस्टेंट मिलेगा। हाँ जी, बात तो E का कांस्टेंट होना जरूरी है, इसका मतलब ये किसी इसेंट्रिसिटी को फॉलो ही नहीं कर रहा। अब देख रहे हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आता है, जहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, E3 ये वाला भाई साहब पॉसिबिलिटी में नहीं आएंगे। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है कि ये देखिए E5 सबसे ज्यादा, E5 से छोटा E3 कहाँ है? वही E3 तो कह नहीं सकते, डिफाइन 4 E3 तो डिफाइन ही नहीं है। 4 कर सकते हैं E4 4 बिल्कुल, और उसके बाद E2 और उसके बाद नहीं E3 E2 भी तो सर E2 E2 तो कम है सर। E2 कहाँ? E2 भी तो नॉट डिफाइंड एक बार E2 भी तो नॉट डिफाइंड। यस सर तो इसका मतलब क्या है, बस इन तीनों के बारे में आप बता सकते हो, बाकी सब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दिस शुड बी कांस्टेंट। हमने क्या बोला, E का कांस्टेंट होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई आपका? हाँ या ना? तो इसका मतलब E को इस पूरे फिगर में मैंने आपको ये बताया इस फिगर से कि E भैया एक कांस्टेंट है, और एक पर्टिकुलर फिगर के लिए E कांस्टेंट ही रहेगा। E किसी एक ही फिगर के लिए चेंज नहीं होने वाला है, और यदि E कांस्टेंट हुआ तो एक सम रेगुलर शेप ही आएगा। यदि कोई आपसे ऐसा पूछता है
कि बताओ भैया इसका इस कर्व का ये कितना होगा, तो भैया 2-3 थप्पड़ पकड़ा दो भाई साहब को। काहे भैया, कैसे इरेगुलर किसी भी फिगर की सेंट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ई कांस्टेंट है तो पार्टिकल को एक सर्टेन मूवमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में एराइज होते हैं कि अरे मान लीजिए किसी कर्व की सेंट्रिसिटी आप बता रहे हैं सर, तो इसका मतलब इस कर्व की भी सेंट्रिसिटी आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं बोल सकते, जो भी फिगर हो वो कोन का पार्ट दिखना चाहिए, क्या ये बात बोल सकते बिल्कुल कह सकते हैं कि कोन का पार्ट दिखेगा तभी तो रेगुलर फिगर होगा। हैं? ये सब तो वैसे भी नहीं। मैंने रेगुलर सॉलिड्स बताए थे आपको, यस सर, क्योंकि उसी से राइट उसी से मैंने उन एक टाइप के इरेगुलर सॉलिड्स को मैंने हटा ही दिया था, यस सर, क्योंकि इरेगुलर सॉलिड होगा तभी तो ऐसा कुछ शेप आएगा। यस सर। हम रेगुलर सॉलिड्स की स्टडी करके हम इन सभी चीजों को काम किए। तो यहां तक मैंने बता दिया कि ई क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होने चाहिए। अब आ जाते हैं अपने काम पे और अब शुरू करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में काम। समझिएगा, अब क्या है हमारे पास, कोई पॉइंट x, y ठहरा और कोई पॉइंट x1, y1 ठहरा। इसे हमने बोल रखा था, इसे हम बोल रहे हैं फोकस, और इसे क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। देखो दो टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं कॉनिक्स के। अब इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स है ना, तो आज फिर से पढ़ेंगे वही लोकस। मैंने एक बार लोकस आपको बताया, यस सर, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब भी बताया, यस सर। ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी आपके पास आएगी, ठीक, समझिए। दिस इज एस और ये m रहा, तो इसेंट्रिसिटी E becomes equals to PS over PM, है ना। E कितनी हो गई, PS over PM। तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ना, तो यस हमने सर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, P पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जिस कंडीशन को या जिस रिलेशन को वो फॉलो करता है वही का लोकस होता है। वही लोकस का इक्वेशन होता है, होता है। और जो पाथ होता है उसे हम बोलते हैं लोकस, पास आप लोग है ना। यस बात समझ आ रही? तो इसका मतलब क्या है कि यही से हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा किसका, किसी भी कॉनिक्स का। क्लियर है क्या? तो चलिए फिर हम लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि E एक कांस्टेंट है, ठीक। तो फॉर ए पर्टिकुलर कॉनिक, फॉर ए पर्टिकुलर कॉनिक, यदि हम किसी पर्टिकुलर कॉनिक के लिए जा रहे हैं तो E विल बी इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अभी तो बताया था यस E कांस्टेंट होना चाहिए, और E है क्या, PS ओवर PM। अब भैया P तो पहले नालायक सा पॉइंट था, वो HK नहीं था, यस सर था। P पहले HK था। और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यदि मैं कह दे रहा हूं कि ax plus by plus c is equals to 0, ये सही। तो HK इस पॉइंट से, इस लाइन से डिस्टेंस मतलब PM, और ये PS। तो ये देखिए एक पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस बता चुके हैं, यस सर, पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, आर्बिट्ररी पॉइंट का वही जो लाइन है, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, distance। ये भी पहले बता दिया है। Yes, sir। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें रूट आएगा, हाँ यस सर, अच्छा इसमें भी अंदर नीचे रूट आता है। मैंने काम क्या किया कि E टाइम्स PM दिख रहा है ना, इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया PS, ठीक। अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, दिस बिकम्स E स्क्वायर टाइम्स PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर, है ना। E स्क्वायर टाइम्स
pm square is what? This. Distance from this P से तो hk से डिस्टेंस हो जाएगी ah plus plus bk plus C plus c upon upon under root. A square तो हम एक काम करते हैं ना, स्क्वायर तो है हाँ तो गायब कर दिया इसको, yes और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड क्या, अब कौन सा मॉड आएगा? क्लियर है क्या सर? yes sir दिस शुड बी इक्वल्स टू x माइनस h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा आएगा? आया कि नहीं आएगा? अच्छा अब समझिएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो यहाँ पे देखो h स्क्वायर का टर्म आएगा, yes sir h स्क्वायर का टर्म आएगा। क्या आएगा h स्क्वायर का टर्म? A square H a स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, और उसके बाद b स्क्वायर h स्क्वायर भी आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर आएगा। yes sir और यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, yes sir उसके साथ e स्क्वायर भी आएगा, तो इसका मतलब e स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि h स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसका मतलब कोफिशिएंट या ये e स्क्वायर ये वाला इधर जाएगा, या कुछ किसी को इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर B माइनस b स्क्वायर into H square एंड h स्क्वायर। ये लिखिएगा yes sir प्लस। अच्छा वैसे ही e स्क्वायर b स्क्वायर yes sir B कर दिए k वाला इधर आ, तो ऐसे ही बनेगा e स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू क्या आएगा t स्क्वायर आएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे h का टर्म आएगा, नहीं आएगा क्या? यहाँ पे h का टर्म आएगा। yes sir अच्छा जरा ध्यान से देखिए, h का टर्म आने से पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए 2abhk हाँ आएगा, yes sir और यहाँ से e स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर abhk, तो इसका मतलब hk का भी टर्म आएगा। आया ना? कितना आएगा? 2ab e स्क्वायर hk, या नहीं? ठीक। अच्छा सर अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे देखिए h का कोई टर्म आएगा कि नहीं आएगा? 2ac और e स्क्वायर से मल्टीप्लाइड, 2AC और यहाँ पे देखिए माइनस 2hx1, तो वो इधर आएगा, तो सम h का अलग से एक टर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes. तो इसका मतलब h का एक अलग से टर्म आएगा, आएगा। yes sir फिर इसका मतलब है कि फिर ये इधर जाएगा, k से मल्टीप्लाई होगा, सम k का इधर, कुछ टर्म आएगा सर और फिर ये वो इधर लेके आएंगे, तो फिर k का भी अलग टर्म आएगा अपना, आया ना? तो इसका मतलब k का भी टर्म आ गया। अब जरा ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, yes sir और ये देखिए यहाँ पे e स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, तो e स्क्वायर c स्क्वायर माइनस minus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। हाँ या ना? Yes, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक न्यू कांस्टेंट आएगा, हाँ या ना? इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि दुनिया का यदि कोई भी कॉनिक है इसी फॉर्म में होगा। yes sir अब चूंकि h के अब तो एक पर्टिकुलर कॉनिक पे है, तो वो तो एक जनरल पॉइंट बन गया उस कॉनिक का, हाँ yes sir तो यदि मैं उसको जनरल पॉइंट में चेंज कर रहा हूं तो h क्या बन जाएगा? x आ जाएगा और k क्या बन जाएगा? y। तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम्स मतलब क्या है, e स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स h स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, है ना, प्लस e स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू y square y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 2ab e स्क्वायर h के, तो ये हो गया 2ab xy e स्क्वायर xy, बना?
प्लस सम x प्लस सम y प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन देखा लोगों ने कि ये एक पर्टिकुलर कॉनिक का इक्वेशन है। तो उन्होंने कहा कि ये काम करता ना, ये इन सभी नालायकों को काहे लिए लिख रहा है? जब इनको नहीं लिखे तो इनको काहे लिए लिखेंगे, है ना? तो उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, मेरा जो भी कॉनिक आएगा वो उसके एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, उसमें कुछ वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, उसमें कुछ एक्स वाई का टर्म आएगा, कुछ एक्स का कुछ वाई का कुछ कांस्टेंट है ना। तो उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, इस इक्वेशन की डिग्री हमारी 2 है, 2 है, यस सर। है ना। तो मैं एक सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख देता हूं। हम क्या लिख देता हूं? सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख देता हूं। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सम मैंने कह दिया कैपिटल ए होना चाहिए, वैसे ही वाई स्क्वायर का सम कोफिशिएंट मैंने कह दिया कैपिटल बी वाई स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, प्लस बताइए आगे। टू नहीं, ये भी एक न्यू कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसे लोगों ने 2h से रिप्लेस किया। अब क्यों रिप्लेस किया, ध्यान से समझिएगा। पहले तो 2 आ रहा है यहाँ पे, और ये कई सारी चीजों में हमारा काम इजी करता है। क्या करता है? काम को इजी बनाता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे 2h होना चाहिए एक्स वाई का कोफिशिएंट, है ना। वैसे ही x का कोफिशिएंट इन्होंने कह दिया 2g होना चाहिए, और वैसे ही y का कोफिशिएंट इन्होंने बोल दिया 2f, है ना। यस सर। y प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू 0। तो उन्होंने बोला कि भैया सर ax स्क्वायर, अब ये कैपिटल A लिखने कैपिटल B लिखने का कोई मतलब नहीं है, स्मॉल में ही चेंज कर दिया सभी को, क्योंकि मैंने ऊपर कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी लिख रखा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन आता है